नमस्कार। पिछले दिनों लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी सदस्य को द्वारा लाया गया यह प्रस्ताव था। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है सदन में कि सरकार के प्रति सदन का विश्वास नहीं है, लेकिन संख्या बल के दृष्टिकोण से देखते हुए ऐसे भी कहना मुश्किल था। लेकिन सरकार जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई उसका मुख्य उद्देश्य था मणिपुर हिंसा की चर्चा करना और सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देने के लिए विवश करना, अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर हिंसा के लिए बोलने पर मजबूर करना। लेकिन जब यह अविश्वास प्रस्ताव आया जहां विषय का बंधन खत्म हो जाता है, इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जहां विपक्ष के चाहे जो भी पार्टियां हों, विपक्ष की सभी पार्टियों में तैयारी का अभाव दिखाई दिया, जबकि सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ 9 साल के कामों का बखान करने के लिए सदन में मौजूद था और पिछले 60-70 सालों में जो कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए 60-70 साल की जो नाकामियां थी उसको लेकर के सदन के अंदर मौजूद था, जबकि विपक्ष के पास तैयारी नहीं थी। चाहे विपक्ष के वक्ता राहुल गांधी हों या फिर तरुण गोगोई या अधीर रंजन चौधरी, मणिपुर हिंसा पर तो थोड़ा बहुत सरकार को घेरे, लेकिन और कोई उनके पास इतनी तैयारियां करके वो नहीं आए थे कि धारदार तरीके से सदन के अंदर प्रधानमंत्री को घेरा जाए या सरकार को घेरा जाए। लेकिन सरकार की ओर से चाहे वो वक्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, स्मृति ईरानी हों, निर्मला सीतारमण हों, अमित शाह हो या प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी, अपने 9 साल के पूरे कार्यकाल में की गई उपलब्धियों को बखान लेकर के सदन के अंदर मौजूद थे। और विपक्ष आखिर इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ही क्यों आया था? विपक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव आत्मघाती गोल साबित हुआ। विपक्ष को भी इस बात का भान था और जानकारी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बात की क्षमता है, जो बोलने की क्षमता है, वो विपक्ष से कहीं अधिक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके को लपकते हुए अपने सरकार की बखान सदन के अंदर किया। मणिपुर हिंसा पर भी बोले। मणिपुर हिंसा के साथ ही पूरे नॉर्थ ईस्ट का पिछड़ेपन, नॉर्थ ईस्ट में उपद्रव को लेकर के कांग्रेस को भी घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाक क्षमता को देखते हुए भी कांग्रेस और विपक्षी दल क्यों आखिर इस प्रस्ताव को लेकर के आए थे? जहां मणिपुर का बात है, मणिपुर हिंसा को लेकर के भी अमित शाह ने जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर जोरदार तरीके से कहा कि हम तो सदन में चर्चा के लिए किसी भी दिन तैयार थे, लेकिन विपक्ष इससे भागती है और आगे भी जब भी चाहेगी विपक्ष हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन मणिपुर पर चर्चा के लिए विपक्ष ही भागती है और विपक्ष केवल हंगामा करती है। तो दूसरी तरफ जिस प्रकार से 9 साल के अंदर जो काम हुआ, उज्ज्वला योजना हो या तमाम जो सरकार की योजनाएं हों, उसको एक तरह से चुनावी मंच की तरह से सत्ता पक्ष के सभी लोगों ने, सत्ता पक्ष के सभी वक्ताओं ने इसको उठाया। सदन के अंदर जब डीएमके ने द्रौपदी के चिरहरण का प्रश्न उठाया, मणिपुर हिंसा को जोड़ते हुए द्रौपदी का चिरहरण की चर्चा की, तो दरमुख के लोगों को 1989 की तमिलनाडु विधानसभा की उस घटना का भी याद दिलाया गया कि किस प्रकार से वहां जयललिता की साड़ी खींची गई थी, जयललिता के साथ हाथापाई की गई थी विधानसभा के अंदर। और यह भी याद दिलाया गया कि उस घटना के 2 साल बाद ही जयललिता मुख्यमंत्री बनकर वापस लौटी। ऐसे ही हम फिर से एक बार सत्ता में लौट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि एक अविश्वास प्रस्ताव 2018 में मेरे खिलाफ लाया गया था, हमारी सरकार के खिलाफ लाया गया था, अब 2023 में लाया गया है।
ऐसा ही अगला अविश्वास प्रस्ताव उम्मीद करता हूं कि 2028 में लाया जाएगा और फिर से मैं चर्चा का जवाब दे रहा हूँ। अर्थात बड़े विश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 में एक बार फिर से चुनाव जीत करके आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाक्य क्षमता ही थी, यह वक्ताओं की इतनी ओजस्वी भाषण था सत्ता पक्ष की ओर से कि विपक्ष धराशायी हुआ। विपक्ष अपने लिए ही आत्मघाती घोल कर लिया। सरकार को एक प्रॉपर मंच सजा करके दे दिया गया, एक प्रॉपर विंडो दे दिया गया जहां पर आपने बखान कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मामले में भी बोलते हुए कहे कि मणिपुर में फिर से एक बार शांति का सूरज उगेगा। मणिपुर में हिंसा हुई है, मणिपुर में ऐसे अपराध हुए हैं जो माफी लायक नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर राजनीति करना शर्मनाक है। और जितना ही हम अधिक राजनीति से दूर रहेंगे, मणिपुर में उतनी ही अधिक शांति होगी। और मणिपुर की यह हिंसा अदालत के एक आदेश के बाद पक्ष और विपक्ष के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ। मणिपुर में हमारे गृह मंत्री वहां लगातार डेरा डाले रहे, राज्य गृह मंत्री डेरा डाले रहे। विपक्ष का आरोप है कि हम नॉर्थ ईस्ट को देखते नहीं हैं, लेकिन मैं स्वयं वहां 50 बार यात्रा किया हूं और हमारे मंत्रिमंडल के सभी लोग मिलाकर के 400 बार। जबकि पहले कांग्रेस के समय में वहां पर 1 या 2 सीट होने के वजह से कांग्रेस उस क्षेत्र को ध्यान नहीं देती थी, पूर्वोत्तर के समग्र विकास का ध्यान नहीं देती थी। साथ ही उन्होंने याद दिलाया मिजोरम की उस घटना को लेकर के, जब 1966 ईस्वी में मिजोरम में वायुसेना के हवाले छोड़ दिया गया था मिजोरम को। तो अरुणाचल प्रदेश के 1962 के भारत चीन युद्ध के समय की भी वो घटना याद दिलाई, जब नेहरू अरुणाचल में डटे रहने की वजह रेडियो पर अपना संदेश प्रसारित कर रहे थे, और उस रेडियो पर संदेश ऐसा दिए जो अरुणाचल के लोगों को चीन के हवाले कर दिया। धन्यवाद साथियों। ये सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से चर्चा हुई, इस चर्चा में कह सकते हैं, इस चर्चा में विपक्ष को मिला कुछ नहीं, जो मिलना था वो ले गई सरकार, और सरकार के लिए एक प्रॉपर मंच वो सज करके मिला, जहां से सरकार अपने लिए बखान करते हुए विपक्ष को धराशायी की। चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, राहुल गांधी भी बोले तो राहुल गांधी को जवाब देने के लिए स्मृति ईरानी तैयार थी। राहुल गांधी सदन से जाते हुए जिस प्रकार से फ्लाइंग किस किए, इससे जनता के बीच में गलत नैरेटिव को भी भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उसको लपक लिया और उस मुद्दे को उठा दिया। और उसी समय स्मृति ईरानी भी बोल रही थी। स्मृति ईरानी वैसे भी गांधी परिवार के खिलाफ बोलने में माहिर समझी जाती है। जिस प्रकार से सत्ता पक्ष में वक्ताओं की संख्या है, वक्ता हैं, उन वक्ताओं ने जोरदार तरीके से इस मामले को उठाया। न केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग, बल्कि अपना दल के मंत्री अनुप्रिया पटेल, जो केंद्र में इसमें मंत्री है, वो भी सरकार को बखान को लेकर के सदन के अंदर मौजूद थी। और ऐसा लगा कि पूरा सदन पूरा एनडीए एकजुट है। और एकजुटता का जो ये तस्वीर एनडीए की जो पेश की गई, वो ऐसा विपक्षी जो गठबंधन है INDIA, उसमें ऐसा है नहीं। किसी भी विषय जो सरकार के खिलाफ उठाया गया, सरकार ने उसका जवाब दिया, और जवाब उस अंदाज में दिया कि विपक्ष के लोग तार-तार हो गए। विपक्ष के जो वक्ता थे, और भी जो पार्टियों के जो वक्ता थे, वो अपने क्षेत्रीय राजनीति में ही उलझे रहे। मणिपुर हिंसा पे चर्चा कम करके अपने क्षेत्रीय राजनीति में ही उलझे हुए नजर आए। और इस प्रकार से जो नवगठित विपक्षी गठबंधन है, उसके अंदर से ये बिखराव ही नजर आया। कह सकते हैं कि लोकसभा के अंदर ये जो अविश्वास प्रस्ताव था, सरकार के लिए एक संजीवनी साबित हुआ। 2024 के चुनाव से पहले, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार को एक वो मंच मिला, जहां से वो पूरे देश को संबोधित करते हुए पूरे देश को यह बताने का प्रयास किया कि हमने क्या किया और इससे पहले क्या हुआ था। पहले की नाकामियों को
सरकार ने बड़े जोरदार ढंग से उठाया। और अब जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था में उछाल आया है, अर्थव्यवस्था की 5वें नंबर पर पहुंच गई है अर्थव्यवस्था, इन सब की चर्चा सरकार के सभी वक्ताओं ने किया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और इनके अलावा भी और भी जो भी वक्ता थे, इन सभी ने इस मुद्दे को उठाया। कह सकते हैं कि अपने ही बुने हुए जाल में विपक्ष फंसी और विपक्ष ने आत्मघाती गोल कर लिया विश्वास प्रस्ताव के रूप में। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।